तो सबसे पहली बात यह कि क्या भारतीय जनता पार्टी के रडार पर नीतीश कुमार हैं या तेजस्वी यादव? कई उत्तराधिकारी नीतीश कुमार से अलग होते रहे। इस बार आरसीपी सिंह का नंबर था, अगली बार उपेंद्र कुशवाहा का नंबर लग जाए कि नीतीश कुमार उनके हाथ में सत्ता सौंप करके जाएंगे, लेकिन ये उनकी सोच में जल्दबाजी होगी। तो वो जानता है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हुआ करते थे, आज कहाँ है? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। बिहार में सरकार बदल चुकी है और उसके अनुसार हमारा ये शो रातों रात का तेवर भी बदल चुका है। रातों रात में बिहार सरकार की उन नाकामियों को दिखाने की कोशिश करते हैं और उन छुपी हुई खबरों को सामने लाते हैं, जिसके आधार पर वो खबर आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में एक बार फिर से छा जाती है। ऐसे ही खबरों के साथ बाबा के साथ हर रोज़ रातों रात में हाजिर होते हैं। एक बार फिर से नई खबर है और इस खबर में बिहार सरकार की उन नाकामियों पर चर्चा की जाएगी और उन छुपे हुए पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले बिहार की जो नई सरकार बनी है वो सवालिया घेरे में है। सवालिया घेरे में इसलिए कि पहले तो मंत्री बने वो विवादित लोग थे। हालांकि हर सरकार में ऐसे लोग होते हैं जो मंत्री बनते हैं। दूसरा तथ्य और दूसरा पहलू ये निकलकर सामने आया कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के आसपास अगल बगल बैठने वाले लोगों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और तीसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के अंदर की खबरें हैं। तो 3-4 खबरों को मिलाकर रातों रात में अक्सर चर्चा की जाती है। सबसे पहले बाबा से चर्चा करेंगे। बाबा, तेजस्वी और तेज प्रताप के बगल में जो लोग बैठे थे वो राजनीतिक लोग थे। ब्यूरोक्रेट्स के साथ राजनीतिक लोग, या तो आप मंत्री हैं तब बैठेंगे या आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए तब बैठेंगे। लेकिन यहाँ लालू प्रसाद यादव के दामाद बैठे हुए नजर आए, वही संजय यादव तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं वो बैठे हुए नजर आए। इस पर काफ़ी विवाद हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? सनी, इसमें देखने लायक कुछ है नहीं। सीधी सी बात है, जब सरकार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और वो नहीं चला रहे हैं, लालू प्रसाद चला रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि ऐसा तो होना ही था जी। और ये कोई नई बात नहीं है। नीतीश कुमार में अगर क्षमता होती तो वो जिसके साथ चुनाव लड़े थे उसके साथ होते, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार में भी बहुत सारी कमियां हैं और उन्हीं कमियों के कारण उन्हें बार बार पाला बदलना पड़ता है, चाहे वो कमी जिस तरह की हो। अब आप आम दर्शक समझ सकते हैं कि बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन इन सबसे अलग हम एक नए कलेवर में आज की खबर लेकर के आए हैं, जिस खबर में आपको बहुत सारे रस मिलेंगे। बिहार की राजनीति के वो छुपे हुए पहलू मिलेंगे और इसके साथ साथ बिहार की जो मुख्य पार्टियां हैं उन पार्टियों के भीतर से जो सुगबुगाहट हो रही है, हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तराधिकारी विहीन कई दल हैं जी। हम आज उत्तराधिकार का भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे ज्यादा जनाधार और संख्या वाली पार्टी बताती है, लेकिन उस पार्टी में बिहार में एक उत्तराधिकारी या एक ऐसा नेता नहीं है जो पूरी पार्टी को एक सूत्र में पिरो करके रह सके। हम सभी की बात नहीं करते हैं, आंशिक रूप से भी ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है जो एक सूत्र में पिरोए और उसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व काफी परेशान है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय नेतृत्व में भी नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस पर भी जबरदस्त ढंग से चर्चा चल रही है। लेकिन चर्चा ये नहीं है, हम जो चर्चा करने के लिए बैठे हैं वो नीतीश कुमार से जुड़ी हुई चर्चा है और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की चर्चा हो रही है। आज से 1 साल पहले नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन था जी, ये किसी से नहीं छुपा है। एक बच्चे से भी आप पूछ लीजिएगा जिसे घर में राजनीति की चर्चा जरा सा भी होती हो या कभी चौक चौराहे पर जाता हो, स्कूल कॉलेज में जाता हो, तो वो जानता है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हुआ करते थे जी। आज कहाँ है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उत्तराधिकारी में से एक उत्तराधिकारी और आए थे जब लॉकडाउन 1 शुरू हुआ था 2021 में जी। जब लॉकडाउन 1 शुरू हुआ था तो उस दौरान भी एक उत्तराधिकारी का नाम बड़ी तेजी से आ रहा था, अशोक चौधरी का। कहा जा रहा था कि अशोक चौधरी को बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी और बड़ी जिम्मेवारी के साथ अशोक चौधरी अक्सर नीतीश कुमार के इर्द गिर्द दिखते थे। इसके अलावा और भी उत्तराधिकारियों की चर्चा हुई जी। कहा जाने लगा कि ललन सिंह उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन अचानक से जब आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो पूरा गेम ही बदल गया जी। और ये गेम ऐसा बदला कि पहली बार नीतीश कुमार की पार्टी में विद्रोह हुआ जी। अब उस विद्रोह को लेकर के
आप जानते हैं कि क्या कुछ हुआ। और उस विद्रोह में एक नाम और सामने आ गया जिसे नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कहा जाने लगा, लौकुश समीकरण का सबसे बड़ा योद्धा कहा जाने लगा, उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा एगो बहुत बढ़िया कहावत है, भोजपुरी में कहा जाता है कि जे छौड़ी लैया लगौलस वो बर्तर खाड़। जी। मतलब जिसने शुरुआत की, जिसके कारण ये पूरा झगड़ा हुआ, पूरा विवाद हुआ, वो इस विवाद से अपने आप को दूर करके और कहीं खड़ा होकर के देख रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। अभी सबसे बेहतर समय था नीतीश कुमार को सपोर्ट करने का और नीतीश कुमार के पास खड़ा रहने का, क्योंकि नीतीश कुमार को अभी सबसे ज्यादा जरूरत अपने लोगों की है। हालांकि एक अपने तो उनको बहुत मजबूती से मिल गए हैं, जिनके यहाँ सुबह शाम दोपहर रात नीतीश कुमार चक्कर लगा रहे हैं, वो लालू प्रसाद है। और उनको सबसे बड़ा उत्तराधिकारी मिल गया है तेजस्वी यादव। लेकिन ये उत्तराधिकारी ओरिजिनल उत्तराधिकारी नहीं है जी। क्योंकि नीतीश कुमार ने इससे पहले भी उत्तराधिकारी बनाया था 2015 में। नतीजा क्या हुआ सबको पता है। नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन बनेगा ये नीतीश कुमार को भी पता नहीं है और उनके इर्द गिर्द के लोगों को भी पता नहीं है। हर बार तो उनका बदलता बिल्कुल है। आज वो वर्तमान परिस्थिति है उसमें तेजस्वी यादव भले ही ये बात सोच करके सरकार और सत्ता चला रहे हो कि नीतीश कुमार उनके हाथ में सत्ता सौंप करके जाएंगे, लेकिन ये उनकी सोच में जल्दबाजी होगी जी। आने वाला समय नीतीश कुमार को किस दिशा में लेके जाएगा, कब उनका रास्ता मुड़ जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है जी। अक्सर आपने देखा होगा कि जब रेस होती है तो उसमें जो रेस में शामिल होता है उसे यह पता नहीं होता है कि किस तरफ से कैसे मुड़ना है। कभी कभी आपने मोटरसाइकिल रेस देखा होगा, कभी कार रेस देखा होगा। उस रेस में गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, जिसे कहा जाता है कि वो अव्वल होगा आगे निकलेगा, वो पिछड़ जाता है या तो फिर गेम से ही बाहर हो जाता है जी। बिल्कुल उसी अंदाज में सब कुछ हो रहा है। और सबसे पहला सवाल ये है सनी कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को ला करके कहाँ गायब है जी। जबकि आज अभी वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की जरूरत है, आरसीपी सिंह को जवाब देने की जरूरत है। और चिराग पासवान जिस तेवर में नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, उनकी टीम हमला कर रही है, अभी जरूरत थी एक ऐसे शख्स की जो इनको जवाब दे जी। अब आप समझिए कि जो जवाब ललन सिंह दे रहे हैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, वो जवाब कहीं ना कहीं समाप्त हो जा रहा है, क्योंकि उस जवाब में वो चीजें नहीं नजर आ रही हैं जिसको लेकर के, जिस पर जवाब दिया जा रहा है और जिसके कारण जवाब दिया जा रहा है वो उस आदमी पर असर पड़े। जैसे आप समझिए कि आरसीपी सिंह को लेकर के घेरने का पूरा प्रयास था। आरसीपी सिंह को लेकर के जितनी बातें कही गई है उन बातों से आने वाले समय में विवाद बड़ा होने जा रहा है जी। क्योंकि एक आईपीएस आईएएस अधिकारी के बारे में आपकी सोच दिखाती है। सीधी सी बात है कि उनको एजेंट कहा गया भारतीय जनता पार्टी का जी। तो एजेंट तो कह दिया आपने, आप कब नीतीश कुमार के साथ अलग हुए थे ये भी तो आपको बताना चाहिए जी। ना आप उतना लॉयल रहे नीतीश कुमार के प्रति, और दूसरा जब लॉयल था या नहीं था उसकी बात आपको पता होते हुए भी आप उसके साथ क्यों चल रहे थे। जब 2019 का चुनाव आप लड़ रहे थे तो आपके सबसे करीबियों में सबसे ज्यादा अगर कोई था तो वो आरसीपी सिंह थे जी। लेकिन वो सारी चीजें समाप्त हो गई और उत्तराधिकारी के रूप में आरसीपी सिंह आउट हो गए। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश के एक और उत्तराधिकारी गायब हैं और उनके गायब होने से कई तरह के संशय पैदा हो रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। जी। क्या मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किए जाने से वो नाराज हैं जिसके कारण वो अज्ञातवास में चले गए हैं, या फिर नीतीश कुमार से सीख गए हैं कि कैसे चुपचाप रह के बड़ा खेल किया जाता है। इस बड़े खेल में बहुत सारा की सारी बातें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कई लोगों पर दांव खेल रही है, उसमें कई उत्तराधिकारी हैं। हम आपको सबसे लास्ट में बताएंगे कि एक उत्तराधिकारी ने नीतीश कुमार को कैसे बीच रास्ते में ला करके और फेरा में डाल दिया है, वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस पर विवाद तो होना लाजमी है जी। क्योंकि ऐसी बातें उन्होंने कह दी है जिन बातों को लेकर के आईपीएस आईएएस संगठन जो है वो एक्शन जरूर लेगा। तो सबसे पहली बात यह कि क्या भारतीय जनता पार्टी के रडार पर नीतीश कुमार हैं या तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव रडार पर नहीं हो सकते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव पर पहले से ही बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे विवादित मामले उनके साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है कि नीतीश कुमार से ज्यादा तेजस्वी यादव को जीवित रखना जरूरी है जी। क्योंकि अगली लड़ाई में, और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव को आप राजनीतिक रूप से बाहर नहीं कर सकते हैं, उनका जनाधार है, उनका वोट बैंक है। और तेजस्वी यादव ने एक सबसे बड़ा गेम ये खेला है
कि अपने मंत्रिमंडल में उस समीकरण को बेहतरीन ढंग से साधा है जी। जो वोट बैंक तेजस्वी यादव के लिए कभी लॉयल नहीं रहा, या कहा जाए कि उसको नहीं समझते हैं तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद के हमारे प्रति लॉयल है, हमें वोट करेगा, उस वर्ग को उस प्राथमिकता नहीं दी गई है। आपने देखा कि ब्राह्मणों को कोटा नहीं मिला है, भूमिहारों को आंशिक रूप से मिला है। लौकुश समीकरण नीतीश कुमार का है, इसलिए उस समीकरण में भी जगह पूरी नहीं मिली है जी। लेकिन MY समीकरण को पूरा साधने का कोशिश किया गया है और युवाओं को स्थान दिया गया है। जो युवा कई ऐसे काम कर रहे हैं, पहली ही मीटिंग में जैसा कि तेजस्वी यादव ने वादा किया था 10 लाख नौकरी देने का, लेकिन उनके ही द्वारा बनाए गए इसराइल मंसूरी ने जिस तरह से घोषणा की है कि वो ट्रेनिंग देकर के युवाओं को स्किल्ड बनाएंगे और हब खोलेंगे, IT हब खोलेंगे यहाँ जी, उसको लेकर के लोगों में उत्साह जगा है। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसकी लड़ाई अगर सीधे तेजस्वी यादव से होती है तो या तो सत्ता में आएंगे या विपक्ष में रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के साथ लड़ाई लड़ करके वो सत्ता में रहेंगे कि विपक्ष में रहेंगे, इसका फैसला वो नहीं कर सकते हैं, बल्कि नीतीश कुमार करते हैं जी। अक्सर नीतीश कुमार ने 2015 में जो जनादेश था उसका कहीं ना कहीं अपने हिसाब से यूज किया, प्रयोग किया और महागठबंधन से NDA की तरफ चले गए। अब दूसरी बार उन्हें मौका मिला तो फिर उन्होंने क्या किया, जिसकी चर्चा हम शुरू से कर रहे थे, फिर से हम शुरू से इस बात की चर्चा कर रहे, 2020 से ही चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे, क्योंकि घुटन महसूस कर रहे हैं, सफोकेशन महसूस कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके। अब सबसे बड़ी बात है कि उनके उत्तराधिकारी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में संबंधों को खोल करके रख दिया, जिसके कारण आज नीतीश कुमार महागठबंधन में है, वो कहां है? जी जी। उनके जगह पर कई लोगों ने मोर्चा संभाला है, जिसमें अशोक चौधरी भी हैं। आपने कल ही देखा होगा कि अशोक चौधरी ने एक प्रेस वार्ता किया था। उस प्रेस वार्ता में RCP सिंह को लेकर के वो हमलावर थे, लेकिन बोलते बोलते वो कुछ ऐसी बातें बोल गए जिसको लेकर के अब विवाद होना एकदम लाजमी है जी। क्योंकि इस मामले पर IAS IPS संगठन जो है वो चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि अशोक चौधरी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि पानी पिलाने वाला, आदेश पालन करने वाला नेता बनना चाहे तो मुश्किल होगी। यानी कि जो IAS IPS अधिकारी हैं, विभाग में उच्चाधिकारी हैं, उनको आप इसी तरह का समझते हैं और ये एटीट्यूड कहा जाता है कि लालू प्रसाद का है जी। यानी लालू प्रसाद के साथ आते ही एटीट्यूड जदयू का भी बदल गया है और अधिकारियों को नौकर से कम नहीं समझते हैं जी। नौकरशाह कहते ही हैं। लेकिन जिस तरह की बातें उन्होंने कही वो ऑलरेडी मीडिया चैनलों पर है, हमारे चैनल पर भी है जी जी। उस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं अब RCP सिंह के बहाने कुछ ऐसी बातें अशोक चौधरी ने कह दी है जिसको लेकर के हम कल से लगातार खबर कर रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है कि नीतीश के नवरत्नों पर नजर दोनों खेमे में है। यानी भारतीय जनता पार्टी की भी नजर है कि नीतीश के नवरत्नों को क्या किया जाए, और सृजन घोटाला, गर्भाशय घोटाला, ये सारा जब आना शुरू हो गया, नीतीश कुमार के सबसे करीबी कहे जाने वाले KP रमैया पर दबिश बढ़ गया, उन्हें गिरफ्तार होना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से इस बात को आप समझ लीजिए कि बाकी के अधिकारियों के लिए यह कहीं ना कहीं थ्रेट है जी। ऐसी स्थिति में अगर आप आग में घी का काम करते हैं, उन अधिकारियों को पानी पिलाने वाला, आदेश पालन करने वाला अगर कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके मन में जो एक गर्व की भावना होती थी कि वो अधिकारी हैं, विभाग को चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें भावना का जगेगी और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें होंगी। अब देखने वाली बात यह है कि ये सारा चीज जो है, ये सारा खेल किस दिशा में जाता है। सबसे पहली बात तो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी धीरे धीरे उनसे दूर होते रहे हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है। लगातार कई उत्तराधिकारी नीतीश कुमार से अलग होते रहे हैं। इस बार RCP सिंह का नंबर था, अगली बार उपेंद्र कुशवाहा का नंबर लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जहां तक जो अपने आप को नीतीश कुमार का सबसे करीबी समझता है वो सबसे दूर होता है, ये भी क्लियर है। आने वाले समय में तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार का संबंध कितना लंबा चलेगा ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार लगातार ये कहते थे कि 2025 से पहले कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता है जी। और आज कहाँ है, किस स्थिति में है, ये किसी से छुपा नहीं है। उत्तराधिकारी के गायब होने से सवाल खड़े हो रहे हैं और उत्तराधिकारी के जवाब देने से भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार मुश्किल में जरूर है जी। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों फ्रेम से गायब हैं
और उनका बयान पहले लगातार आता रहा है। और अब उपेंद्र कुशवाहा बोल नहीं रहे हैं, मतलब नाराजगी है। हो सकता है मंत्रिमंडल को लेकर नाराजगी हो या और भी परिस्थितियां मंत्रिमंडल को लेकर बन रही हो। देखने वाली बात यह होगी उपेंद्र कुशवाहा की वापसी कब होती है। फिलहाल के लिए इस रातों रात में अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।